हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको एक ऐसी खबर पहुँचा रहा हूँ जिससे लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक और जंग छिड़ सकती है। पिछले साल 6 अक्टूबर को नॉर्थ सीरिया से अमरीकी फ़ौज हटाए जाने के फैसले के फ़ौरन बाद 9 अक्टूबर को तुर्की ने सीरिया की सीमा के 30 किलोमीटर अंदर तक एक बड़े इलाके पर यह कहते हुए कब्जा किया था कि वो अपने मुखालिफिन कुर्द अलगाववादियों से देश को सेफ करना चाहते हैं। और साथ ही ये खबर आई थी कि अमेरिका की कुछ फ़ौजें सीरिया में रुकी गई हैं, जिन्होंने देर ज़ोर में सीरिया का तेल चुराकर बेचना शुरू कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि सीरिया की सीमा में तुर्की और रूस के बीच जंग हो सकती है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर यह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने सीरिया की सरकार को फरवरी के आखिर तक की ये कहते हुए मोहलत दी है कि वे इस मुद्दत में अपनी फ़ौज नॉर्थ वेस्ट सीरिया के अंदर तुर्की की फ़ौजी चेक पोस्टों से दूर कर ले। इस धमकी का जवाब सीरियाई फ़ौज ने बिल्कुल अलग तरह से दिया है और फ़ौजी कार्रवाई करके इदलिब शहर के आसपास के इलाकों में और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पहले 20 शहरों और गांवों पर कंट्रोल कायम किया और उसके बाद स्ट्रेटेजिक यानी फ़ौजी नज़र से अहमियत रखने वाले सुराकिब शहर से नुसरा फ्रंट के टेररिस्ट को खदेड़कर उस पर कब्जा कर लिया। आपको बता दूं कि नुसरा फ्रंट को तुर्की की मदद हासिल है, जो सीरिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहते हैं, लेकिन आजकल सीरिया की फ़ौज मजबूती से इनका अमल दखल ख़त्म करती हुई आगे बढ़ रही है। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने थर्सडे को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीरियाई फ़ौज की इकाइयों ने आतंकवादियों के खिलाफ ख़तरनाक लड़ाई के बाद इदलिब के पूरब में सरकेब शहर के नॉर्थ में अफ्स शहर को आज़ाद कर लिया है। वेडनेसडे को फ़ौज की टुकड़ियों ने ताल तोकान के रणनीतिक शहर और इस्लामीन और अल रैयान के गांवों को टेररिस्ट के आखिरी गढ़ से ख़त्म करने के बाद आज़ाद कर दिया और उन्होंने अलेप्पो सरायकिब इंटरनेशनल हाईवे पर हथियारबंद फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। उधर तुर्की के अखबार सबाह ने थर्सडे को रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने तुर्की को मदद की पेशकश की है और सीरियाई सरकार और उसके सहयोगी रूस को एक बड़े नए हमले से रोकने के लिए पाबंदियों की धमकियां दी हैं। अमेरिका के सीरिया मामलात के ख़ास एलची और दाइश आतंकवादियों को नाकाम करने के लिए गठबंधन के जिम्मेदार जेम्स जेफरी ने कहा है कि अमेरिका को इदलिब पर सीरियाई सरकार के हमले के बारे में बहुत चिंता है, जिसे रूस की सपोर्ट हासिल है, और उसने हमले न करने के लिए रूस से भी कहा है। उधर रूस की न्यूज़ एजेंसी तास ने रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बयान के हवाले से कहा है कि सीरिया में बढ़ते टेररिस्ट हमलों की वजह से रूस के और तुर्की के फ़ौजी एक्सपर्ट्स की मौत हो गई है। बयान में कहा गया है कि जनवरी के दरमियान रूसी और तुर्की फ़ौज ने इदलिब के डी एस्केलेशन जोन में जंग बंदी लागू करने के लिए एक और कोशिश की। हालांकि फौजी कार्रवाइयां कम होने के बजाय आतंकवादी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में 1000 से ज़्यादा हमले दर्ज किए गए हैं। सैकड़ों सीरियाई फौजियों और नागरिकों को जख्मी कर दिया गया है। रूस और तुर्की के फौजी एक्सपर्ट्स की दुखद मौत हो गई है। रूस के हमेइम एयर बेस पर ड्रोन हमले भी जारी हैं। इसी बीच जानकार लोगों का कहना है कि शायद अर्दगान ये भूल गए हैं कि इदलिब का इलाका, जिस पर टेररिस्ट ग्रुप अन-नुसरा फ्रंट ने कब्जा कर रखा है, वो सीरिया की सीमा का हिस्सा है। ये तुर्की की ज़मीन नहीं है, इसलिए सीरियाई फ़ौज को पूरा हक है कि इस इलाके को टेररिस्ट के कब्ज़े से आज़ाद कराए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुर्क फ़ौज को कुर्दों के अलगाववादी कैंपेन को नाकाम बनाने का हक है। सीरियाई फ़ौज के एक जिम्मेदार ने कहा है कि
सीरिया की ज़मीन पर तुर्क फौजियों की मौजूदगी गैर कानूनी है और सीरियाई सेना तुर्क फौजियों को अपनी ज़मीन से निकाल बाहर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान का कहना है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बता दिया है कि अगर दोबारा सीरियाई फौज ने तुर्क फौजियों पर हमला किया तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके जवाब में पुतिन ने क्या कहा। यकीनी तौर पर पुतिन ने इस धमकी को खारिज कर दिया होगा, क्योंकि रूस के तालमेल से सीरियाई फौज ने तुर्क फौजियों की चेक पोस्टों पर हमला किया है जो सीरिया की सीमा के अंदर बनाई गई हैं। खबर है कि सीरिया, ईरान और रूस ने 18 महीने तक सब्र किया और तुर्की को रूस के शहर सूची में सितंबर 2018 में होने वाले समझौते पर अमल करने का मौका दिया। समझौते में साफ कहा गया है कि तुर्की अपनी सपोर्ट वाले टेररिस्ट ग्रुप को संभालेगा और इदलिब का इलाका सीरियाई सरकार के कंट्रोल में वापस आएगा। तुर्की ने इस मामले में लगातार टाल मटोल से काम किया है। सीरिया और रूस ने तुर्की को इदलिब और आसपास के इलाकों में 12 जगहों पर चेक पोस्टें बनाने की इजाज़त दी थी और अर्दगान की हर तरह के शक दूर करने की कोशिश की गई थी, जिसमें तुर्की की सीमा के करीब से कुर्द फोर्सेस को दूर करना भी शामिल है। मगर तुर्की ने अपने वादों पर अमल नहीं किया, बल्कि उसके सपोर्ट वाले टेररिस्ट संगठन अन-नुसरा फ्रंट ने लाज़िकिया में मौजूद रूस की छावनी पर ड्रोन हमले किए। ईरान की वेबसाइट पारस टुडे ने हालात पर तबसरा करते हुए कहा है कि इस वक्त तुर्की के ताल्लुकात सीरिया से ज़्यादा रूस के साथ तनावपूर्ण हो गए हैं। अर्दगान ने यूक्रेन जाकर वहां ड्रोन जहाज बेचने का सौदा किया और क्रीमिया का इलाका यूक्रेन को वापस किए जाने को सपोर्ट किया, जिसको रूस ने अपने साथ शामिल कर लिया है। जानकार लोगों के मुताबिक अर्दगान से ये बड़ी गलती हुई है कि क्रीमिया और यूक्रेन के मसले पर उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान दरअसल रूस और अमेरिका के बीच टकराव का फ़ायदा उठाने के मकसद से इस तरह के पत्ते खेल रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने इदलिब के मामले में तुर्की को सपोर्ट किया है। मगर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को याद रखना चाहिए कि अमेरिका को तुर्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस चाहता है कि तुर्की रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा ख़त्म कर दे। रूस से तनाव बढ़ा तो यकीनी तौर पर तुर्की को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पूरे संकट का हल यही है कि तुर्की की सरकार सीरियाई जिम्मेदारों से हर सतह पर बात करे और दोनों मुल्कों के बीच हुए सीमा के आसपास के इलाकों के बारे में समझौते को फिर जिंदा करे। यही सबसे अच्छा हल हो सकता है। 2 दिन पहले ही तुर्की ने दावा किया था कि सीरियाई फौजियों के हमले में उसके 5 फौजियों और 3 नागरिकों की मौत के बाद उसने सीरियाई फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। सीरियाई फौज रूसी वायुसेना की मदद से सीरिया में टेररिस्ट के अंतिम गढ़ इदलिब में बड़ा ऑपरेशन चला रही है। मंडे को गैर कानूनी तरीके से इस इलाके में मौजूद तुर्क फौजी इस फौजी कार्रवाई की चपेट में आ गए। अपने फौजियों की मौत पर तुर्की ने सख्त रिएक्शन में ट्यूसडे को तुर्क फौज ने सीरियाई फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करके 2 दर्जन से ज़्यादा सीरियाई फौजियों को मौत के घाट उतारने का दावा किया था। हालांकि सीरियाई फौज का कहना है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ और उसके फौजियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सीरियाई फौजी कार्रवाई में तुर्क फौजियों की मौत के बाद रूस और तुर्की के बीच टेंशन बढ़ गई है। हालांकि पिछले कुछ बरसों के दौरान तुर्की और रूस काफ़ी करीब आ रहे थे और दोनों के बीच एनर्जी, डिफेंस और बिजनेस के मैदानों में लगातार ताल्लुकात बढ़ रहे थे। लेकिन इस वाक़े के बाद तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने धमकी दी है कि सीरियाई संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए अस्ताना समझौता मर चुका है। रूस की विदेश नीति पर गहरी नज़र रखने वाले अलेक्सी खबेलनिकोव का कहना है कि अर्दगान सीरिया पर रूस के असर के बारे में हद से ज़्यादा काल्पनिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि रूस सीरियाई राष्ट्रपति बशार अल असद को
अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने पर मजबूर नहीं कर सकता है। इससे पहले भी कई मामलात में सीरिया और रूस के बीच मतभेद रहे हैं और अलेक्सी खमेलनिकोव का मानना है कि सीरिया ज़मीन पर जो कुछ भी कर रहा है उस पर रूस का पूरा कंट्रोल नहीं है। खमेलनिकोव का कहना है कि खुद तुर्की ने अस्ताना समझौते पर अमल नहीं किया है और इस इलाके में मौजूद उदारवादी लड़ाकों को कट्टरपंथी लड़ाकों से अलग नहीं किया है जिनका वो सपोर्ट कर रहा है। इन वाक़यात के बावजूद अंकारा में पॉलिटिकल एक्सपर्ट अली बाकिर का कहना है कि मॉस्को और अंकारा के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और उनके बीच इतना आसानी से दरार पड़ने वाली नहीं है। ख़ास तौर से अर्दगान और पुतिन के बीच व्यक्तिगत रूप से दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दोनों एक दूसरे को डियर फ्रेंड कहकर बात करते हैं। सीरिया में ताज़ा घटनाक्रम से पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मंगलवार को दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत भी की थी। नॉर्थ वेस्ट सीरिया में मौजूद इदलिब शहर अल-कायदा की पूर्व शाखा नुसरा फ्रंट और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप का गढ़ है, जहां सीरियाई फौज और रूसी वायुसेना की मदद से आतंकवादियों के सफाई के लिए अप्रैल से कार्रवाई जारी रखे हुए है। पिछले साल तुर्की और रूस के बीच हुई रजामंदी के बाद तुर्क फौज ने इदलिब के आसपास 12 चेक पोस्ट कायम की थी, जिनमें से कुछ सीरियाई सेना की बमबारी की चपेट में आ गई थी। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने ट्यूसडे को बताया था कि टेररिस्ट सीरिया के इदलिब में रासायनिक हमला यानी केमिकल हथियारों से हमला करना चाहते हैं। ये आतंकवादी केवल मौके की तलाश में हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई करने के मकसद से व्हाइट हेलमेट गुट के 15 मेंबर्स 1 फरवरी 2020 को सीरिया के इदलिब सूबे में दाखिल हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने लगभग 400 लीटर रासायनिक पदार्थ इदलिब पहुंचा दिया है। आपको बता दूं कि टेररिस्ट इससे पहले भी सीरिया के कुछ इलाकों में रासायनिक हमले कर चुके हैं, जिन्होंने इसका इल्ज़ाम सीरिया की सरकार पर लगाया था। व्हाइट हेलमेट ग्रुप का क़याम मार्च 2013 को अमेरिका और ब्रिटेन की माली मदद से किया गया था। ये बात अब तक साफ हो चुकी है कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क सीरिया में दाइश टेररिस्ट की नाकामी से बहुत परेशान हैं। सीरिया, तुर्की और रूस सभी तरफ की खबरों से ये बात साफ है कि नॉर्थ सीरिया में माहौल काफ़ी टेंशन में है। अगर ये सिर्फ रूस और तुर्की के बीच का मामला होता तो शायद इतना गंभीर नहीं था, लेकिन जब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तुर्की का साथ देने का यकीन दिलाया है और रूस से भी जंग ना करने की सलाह दी है, इससे हालात बिगड़े हैं। अब अगर हालात बिगड़े तो इससे अमेरिका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेगा। अब से पहले अमेरिका तुर्की पर दबाव डालता रहा है कि वो रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना खरीदे, तब तुर्की उसके दबाव में नहीं आया। अब आने वाला घटनाक्रम बताएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। सीरिया अब से पहले ही दाइश आतंकवादियों के कब्जे और उसे हटाने में की गई फौजी कार्रवाइयों की वजह से पूरे शहर तबाह हो चुके हैं। अगर रूस और तुर्की अब सीरिया की ज़मीन पर लड़ते हैं तो इस इलाके में शांति बहाली एक बार फिर मुश्किल हो जाएगी। सीरिया में मार्च 2011 से जंग जारी है, जिसमें एक तरफ सीरिया की बशार अल असद हुकूमत और उसको मदद करने वाले ईरान और रूस शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी दलों की सरकार, जिसका हेडक्वार्टर तुर्की में है, खुद तुर्की सरकार और कुछ टेररिस्ट ग्रुप जिसमें नुसरा फ्रंट और दाइश आतंकी ग्रुप समेत बहुत से ग्रुप शामिल हैं। रूस की मदद सीरिया की सरकार के साथ है, जबकि अमेरिका अपोजिशन ग्रुप के साथ खड़ा है। आतंकी ग्रुप को इजराइल और सऊदी अरब का भी समर्थन रहा है। अब से पहले कहा जाता था कि जब तक बशार अल असद सरकार गिर नहीं जाती तब तक जंग जारी रहेगी, लेकिन जब से दाइश आतंकवादियों का सफाया हुआ है तब से अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब ने यह कहना बंद कर दिया है कि सीरिया में बशार अल असद सरकार का गिरना ज़रूरी है। मैं ख़ास तौर पे एक बात और बता दूं कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान बहुत से मामलात में अब ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हद तक मुस्लिम इश्यूज़ पर काफ़ी हमदर्दी और बेहतर स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन जब ये 2011 में दाइश के आतंकवादी सीरिया और इराक़ में आने शुरू हुए थे, उस वक्त ये आतंकवादी इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतर के ज़मीनी रास्ते से सीरिया के अंदर दाखिल होते थे और उसके बाद ख़ुद अर्दगान के बेटे ISIS के
तेल चोरी हुए जो तेल होता था उसके कारोबार में उनके बेटे का नाम बाकायदा सामने आया था। तो ये तुर्की चूँकि बशार अल असद हुकूमत के ख़िलाफ़ है और बशार अल असद हुकूमत भी तुर्की की ये शिकायत करता रहता है कि वो हमारे मुल्क के अंदर कब्ज़ा कर रहे हैं, हमारी सार्वभौमिकता पर हमला कर रहे हैं, वो उनके ख़िलाफ़ हैं। तो ये एक टकराव की हालत है जिसमें रूस सीरिया के साथ है और अमेरिका दूसरे जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं उनके साथ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।